बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आज जुम्मतुल विदा भी मनाया गया और भरपूर तरीके से मनाया गया। हमने मसाजिद देखी किस तरह आबाद, किस तरह के मंजर। और ऐसे में अब चूंकि आज शाम चांद रात, उसकी भी हम बात करेंगे आगे चलकर। ईद की खुशियाँ आ गई हैं, चांद रात पे सब एंजॉय करेंगे। जिसने कल शॉपिंग नहीं की वो आज शॉपिंग जरूर कर रहा है क्योंकि उसे पता था किसी न किसी तरह से अब तो आज के अलावा कोई मौका नहीं है। तो ऐसे में जनाब आपने करना क्या है, आज हम इस ट्रांसमिशन का आगाज भी इसी बात से करेंगे। प्लीज़ व्हेनेवर यू गो टू द मार्केट ज़रूर ये कोशिश करें कि कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर लें, ये सोच करके आपने किसी तक पहुँचाना है उसको, वो खुशी है, वो बिल्कुल एक ऐसे खुशी पहुँचा पाएंगे। तो बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें अपने आसपास जो माशी मुश्किलात से दो चार हैं, जिनकी ज़िंदगी इस वक्त जो है किसी भी ऐसे मोड़ पर है कि आपको लगता है कि इसका अगर हाथ ना थामो तो गिर जाएगा। और अगर आप 10,000 का जोड़ा लेने के आदी हैं ईद पर, तो इस बार थोड़ा सा कट डाउन करें अपना बजट। 10,000 में 2 जोड़े लें, 5 का अपने लिए लें और 5 का किसी दूसरे के लिए लें। या उस 5 पे मेरे ख्याल में इस महंगाई के दौर में अगर आप 2-2 हज़ार का जोड़ा भी किसी को दिला देते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से अपने बजट को कट डाउन करें ईद को, और ईदी जो है वो बांटें, और यही नाम है ईद का सेलिब्रेशन का। और जब ईद की बात कर रहे हैं, मज़ेदार ईद की बात करें तो मज़ेदार रमज़ान भी है हमारा सेगमेंट, जिसके लिए हमें चलेंगे कि किचन की जानिब। अस्सलाम वालेकुम समीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबीन एंड शुएब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा बेहतरीन गुजर रहा है। और थोड़ा सा अफसोस और दुख भी हो रहा है कि रमज़ान आए थे और इतनी जल्दी से चले भी गए। क्या जाने अगला रमज़ान किसने देखा है किसने नहीं देखा है, लेकिन हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें ये रमज़ान नसीब हुआ और हमने बहुत दिलो जान से इस रमज़ान को पूरा मनाया है। अच्छा समीन, मुझे ये ज़रूर उम्मीद है कि मीठे में ज़रूर कुछ बन रहा होगा। हाँ जी, बिल्कुल मीठा हम मना रहे हैं। और शुएब आपके हमेशा गेस्ट जो हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन मीठे पे आने से पहले आज हम बनाएंगे कुछ नमकीन भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कल अगर ईद है तो आपके पास ज़बरदस्त से ऑप्शंस तो होने चाहिए। अच्छा, मेरे पास है यहाँ पे चिकन हम बना रहे हैं आज, बड़ी स्पेशल सी चिकन हांडी। इट्स नॉट द नॉर्मल वन, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये एक बहुत डिफरेंट फ्लेवर वाली हांडी है। और इसको मैं नाम क्या दूँ, जब आप इसको घर पर बनाएंगे तो आप इसको खुद ही बोलेंगे कि वाह यार बड़े मज़े की ज़बरदस्त हांडी बनी है। मेरे पास तकरीबन है आधा किलो चिकन, इसमें मैं डालूंगी आधा कप दही का। अच्छा, उसके बाद जो हमारे स्पाइसेस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग से हैं हांडी के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने डालना है लाल मिर्च का पाउडर। खशखाश हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, अ वेरी डिफरेंट इंग्रेडिएंट इन हांडी जो आपने नॉर्मली नहीं देखा होगा। गरम मसाले का पाउडर है 1 टीस्पून। अच्छा, उसके बाद मैं डालूंगी सॉल्ट अबाउट ½ टीस्पून और टू टेस्ट। और उसके बाद मैं डालूंगी जावित्री और जायफल का पाउडर। वेरी डिफरेंट इंग्रेडिएंट फॉर हांडी, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अच्छा, ये करके मैंने इसको हाथ से ज़रा मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद आपने ये करना है कि आपने इसको अबाउट ½ एन आवर के लिए मैरिनेट करना है। बट मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं होता है, यहाँ पर मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं मैरिनेट नहीं कर पाती हूँ, और कम से कम जो टाइम है मैरिनेशन का वो है ½ एन आवर। मैक्सिमम आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने इसको मिक्स कर दिया। मैं ज़रा अपने हाथ धोकर आती हूँ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आते हैं इधर अपनी हांडी को स्टार्ट करने के लिए। और उसके लिए मैं सबसे पहले ये करने लगी हूँ कि मैंने ऑन किया जी फ्लेम, और हमने डाला इसमें ऑयल अबाउट ½ अ कप। ठीक है, जैसे ही ऑयल डाला तो फिर मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन और अदरक। ठीक है, डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और मैंने इसको दिया हल्का सा मिक्सी, जैसे कि ये अच्छे से फ्राई हो, इसकी खुशबू आए। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आप उस वक्त तक लहसुन और अदरक को पकाइए जब तक कि उसकी खुशबू निकले। अच्छा जी, यहाँ पे ये पक रहा है। अब हमने करना क्या है, हमने बहुत सिंपल सा करना है। हमने सिंपल ये करना है कि हमने ये जो चिकन हमने मैरिनेट किया है इसको मैंने डालना है इसके अंदर। ठीक है, सबरोसो की ये चिकन है जो कि मैंने मैरिनेट की है। इसको मैंने, जैसे अब ये फ्राई हुआ, हल्की सी जो है यहाँ पर आएगी खुशबू मुझे, और फिर मैं उसके बाद ये जो चिकन बनाई है वो डाल दूँगी और फिर गलने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट रेसिपी की तरफ कि हम नेक्स्ट क्या बनाने वाले हैं। ये मैं डाल लेती हूँ। हाँ जी, ब्रेक शुएब हम ब्रेक लेते, बस मैं चिकन डाल देती हूँ और
इसको हम ढक के गलने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे मेरे पास दूध जो है वो देखिए आप बॉयल हो रहा है, ठीक है। शीर खुरमा हम बनाएंगे बड़ा स्पेशल, मेरी अम्मी की बड़ी ख़ास रेसिपी है, सब पूरे ख़ानदान को, पूरी फैमिली को बड़ी पसंद है। हम ये करते हैं कि ब्रेक में जाने से पहले सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे दूध जो है बॉयल हो रहा है, और जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, ये आप देख रहे हैं बॉयल हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही बॉयल आ जाएगा मैं 1 लीटर दूध के अंदर 3/4 कप शुगर डाल के पकने को छोड़ूंगी, और फिर नेक्स्ट स्टेप जो है हम वापस आके करेंगे। यहाँ पे हांडी जो है वो हो रही है तैयार, गलने पे लगी हुई है, और यहाँ पे मेरे पास दूध जो पक रहा था उसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी थी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम यहाँ पे लेंगे घी। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो हमारे देसी मीठे हैं उनके अंदर देसी घी बहुत मज़े का लगता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब घी ऐड किया, और घी ऐड करने के बाद मैं एक एक करके ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। जैसे कि ये मैंने डाला छुआरा कटा हुआ, ये आ गया हमारे पास बादाम कटे हुए, ये आ गए हमारे पास खोपरा, और ये आ गया हमारे पास पिस्ता, ठीक है। थोड़ा सा मैंने एंडिंग की रख दिया डेकोरेशन के लिए। अच्छा, इसको मैं करूँगी यहाँ पे अच्छा सा फ्राई। अच्छा, फ्राई करने से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। कभी आपको ये लगे कि ये स्टेप्स अमीन क्यों बढ़ा रही हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप इसको इस तरह से बनाएंगे, फ्राई, बहुत सारे लोग फ्राई नहीं करते, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो जब आप इसको फ्राई करते हैं उससे बहुत डिफरेंस आता है टेस्ट के अंदर। और मुझे भी सम टाइम ये रियलाइज़ नहीं होता था कि इसमें इतना डिफरेंस आएगा, लेकिन जब मैंने घर में ख़ुद ये चीज़ ट्राई की कि बग़ैर फ्राई किया और फ्राई करके डाला, फिर आप यकीन करें कि इतना फ़र्क आया कि हर कोई लिटरली पूछता है कि ये कैसे बना हुआ है, ये क्या डिफरेंस है। तो मेरी जो अम्मी की रेसिपी है उसके अंदर अम्मी हमेशा ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके डालती हैं, और अगर आप देसी घी में फ्राई करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ज़बरदस्ती यहाँ मुझे खुशबू आ रही है, जैसे ही खुशबू आएगी मैं इसको निकाल दूँगी बाहर, ठीक है। अच्छा, खोपरा जो है ना वो बहुत जल्दी पकता है, बहुत जल्दी पकता है, ठीक है। तो खोपरे का ज़रा आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले ज़रा मैं इसको कर दूँ, इसको वाइप आउट करूँ ताकि हमारी जो सवैयाँ हैं वो ना इस जलें। इसको आपने साफ़ किया अच्छे से, और इस चमचे को भी साफ़ किया। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा मैं घी और ऐड करूँगी, वही तकरीबन 2 टेबलस्पून, और आपने लेनी है अबाउट 1 कप सवैयाँ। सवैये को भी आप अच्छे से ऐसे करके रोस्ट करेंगे कि ये हल्की हल्की सी जो है सिकी सिकी सी गोल्डन कलर की हो जाए। देखिए शुएब एंड सबीन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं मीठे में, लेकिन शीर खुरमा एक ऐसा ऑप्शन है जो आई थिंक हर घर में ज़रूर बनता है, लाजमन बनता है, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारे और डेज़र्ट भी बना सकते हैं। फ्रूट ट्राइफल है, कस्टर्ड है, केक है, ब्राउनीज़ हैं, और बहुत सारे और भी मीठे हैं। आप जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे देसी मीठों के अंदर ही लबे शीरी है, ठीक है। अच्छा देखिए, हल्का हल्का रोस्ट हो रहा है, कलर बड़ा प्यारा आ रहा है। मैं ये करती हूँ कि इन बिटवीन हमारी जो दूध पक रहा था उसके अंदर डालती हूँ 1 टीस्पून छोटी इलायची, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट शीर खुरमे में। इससे भी टेस्ट भी बड़ा खूब मज़ा आएगा, और इसकी जो हमारी जो यानी कि वो है खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सवैयों का जो कलर है वो हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है, और मुझे इसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है सवैयों की फ्राई होने की, ठीक है। यहाँ पे जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो, यानी कि ये जले ना, तो आपने इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का जैसे ये ब्राउन ब्राउन हो रहा है, लाइट लाइट गोल्डन हो रहा है, आपने इस पॉइंट के ऊपर इसको निकालना है, ठीक है। यहाँ से भी देखें बड़ा अच्छा सा गोल्डन आ रहा है, जलनी नहीं चाहिए सवैयाँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वो जल जाती हैं। और डायरेक्ट मैं डालूँगी शीर खुरमे में, और इसको मैं करूँगी अच्छा सा मिक्स। अब जो है ये थोड़ी देर पकेगा, और आप चेक कीजिएगा कि ये थोड़ा सा जो है वो गाढ़ा होगा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज होगी, और ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा। उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। सवैयाँ भी जो हैं वो बहुत जल्दी जो है वो गल जाती हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लेती गलने में। और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी मैं साथ में इसके ऐड कर दूंगी। आपको ज़रूर अंदाज़ा हो रहा होगा
कि कितना मज़े का और कितना फ्लेवरफुल जो है ये हमारा शीर खोरमा तैयार होगा। अच्छा, यहाँ पे ये पक रहा है, साथ में मैं अपनी जो स्पेशल हांडी है वो भी ज़रूर देखूँगी ये कहाँ तक पहुँची है और इसका क्या हाल हुआ है, क्योंकि मुझे बड़ी शुर की आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैं करती हूँ, चेक करती हूँ। ज़बरदस्त पानी जो है वो खुश्क हो गया है, ये आप देख सकते हैं। चिकन जो है वो गल चुकी है। आज मेरे पास इतना टाइम था कि मैं आराम से इसको बिटवीन द शो ही गला लेती। अच्छा, मैं तकरीबन 1 और ये 2 टेबलस्पून डाली मैंने इसके अंदर तली हुई प्याज का चूरा, और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डालूंगी मैं इसके अंदर लेमन जूस। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत कम इंग्रेडिएंट्स का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस हांडी के अंदर। इट्स वेरी इजी टू मेक, बट सर्विंग जब आप इसकी करेंगे तो डेफिनेटली ये एक बहुत अलग किस्म का जो है आपको फ्लेवर देगी। अच्छा, इसके अंदर ना मैं अदरक डालूंगी ना मैं हरी मिर्ची डालूंगी। इसकी जो गार्निशिंग करूंगी वो मैं करूंगी बघार से। ठीक है, जो इसका फ्लेवर आएगा ना बघार से वो बहुत बेहतरीन आएगा। अच्छा, इसको हम 2 मिनट रखेंगे दम पे, बिल्कुल हल्की आंच पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं करूँगी क्लीन और फिर हम अपना शीर खोरमे की देखते हैं कि क्या पोजीशन है इस वक्त। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा गाढ़ा होगा, तो अगर आप देख रहे हैं तो आपको भी फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा होगा कि हल्का हल्का जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया। अच्छा देखें, शीर खोरमा ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होता है। ठीक है, और नॉर्मली घर में जो सर्विंग्स की जाती हैं वो शीर खोरमे की ठंडी ही की जाती हैं। सो आपने इतना गाढ़ा भी नहीं करना कि ये लई वाली फीलिंग दे, ऐसा लगे जैसे स्टार्ची है। ये ऐसा होना चाहिए कि जब आप इसको अपने चम्मच में निकालें तो ये प्रॉपर आपका स्पून बने और आपका ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो, यानी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा फॉर्म में ना हो। अच्छा, मेरे हस्बैंड को और मुझे भी सवैयाँ ज़्यादा पसंद है शीर खोरमे में, लेकिन जो एक प्रॉपर जो कहना चाहिए एक मेजरमेंट होती है हर चीज़ की, तो उसके अंदर 1 लीटर दूध के अंदर 1 कप सवैयाँ जो हैं वो बिल्कुल बेहतरीन आपको रिज़ल्ट देती हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे बॉयल हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि ये बॉयल हो ताकि जो हमारी सवैयाँ हैं वो गाढ़ी हों। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि ये बस निकलना नहीं चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया ज़बरदस्त सा जो मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब सवैयाँ फूलती हैं तो आपने देखा होगा जब मैंने डाली थी तो सवैयाँ नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अगर अब आप देखेंगे तो आपको सवैयाँ भी नज़र आ रही हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स भी नज़र आ रहे हैं। और मैंने यहाँ पे चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है अपनी हांडी का भी, और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। लास्ट पार्ट शो का, इसको कर दिया मैंने बंद और इसको बिस्मिल्लाह करके मैं करूँगी डिश आउट। अच्छा, वैसे तो ये इतना कोई मतलब ज़बरदस्त है कि इसके ऊपर आपको कोई डेकोरेशन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, फुल ऑफ मतलब आपका जो है वो ज़बरदस्त सा जो है वो आपका ये होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ये गिर गया है, इसको भी ज़रा मैं साफ़ कर देती हूँ। ओके जी, और यहाँ पे हमारी हांडी भी जो है वो बेहतरीन तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त सी जो है मुझे खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, इसके ऊपर हल्का सा कलर देने के लिए, जस्ट फॉर द कलर, हालांकि ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मैं पिस्ते डाल रही हूँ कटे हुए। यहाँ पे जी हांडी भी मैं तैयार है और ज़बरदस्त मुझे जो है इसकी खुशबू आ रही है। अच्छा, तो ये हांडी ऐसी है कि आप चाहें तो इसको नान के साथ सर्व करें, आप चाहें तो इसको चावलों के साथ भी सर्व करें, ये बड़ा अच्छा फ्लेवर देगी। और अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि कोरमा लग रहा है, पर ये बिल्कुल भी टेस्ट में कोरमा नहीं है। ठीक है, इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत अलग है, क्योंकि इसके अंदर खशखाश डली हुई है और इसके अंदर जो है वो जावित्री जायफल का पाउडर भी डला हुआ है, विच इज़ वेरी डिफरेंट इंग्रेडिएंट किसी भी हांडी के हिसाब से। खुशबू मुझे बड़ी बेहतरीन इसकी आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ मैंने इसका डाला मसाला और इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको मैं गार्निश करूँगी तला हुआ प्याज, वन ऑफ माय फेवरेट इंग्रेडिएंट। चलें जी, ये आ गया तला हुआ प्याज और दैट्स इट। आई होप कि मेरी जो मेहनत है
वो आप लोगों को पसंद आई होगी। और हमारी अफ्तारी हो या ईद, रूह अफ़ज़ा के बगैर जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो आप इसको सर्व कीजिए रूह अफ़ज़ा के साथ। जबरदस्त जी, बहुत मजे का शीर खोरमा है और हर घर में बनता है ईद की, तो यही तो कल सुबह यही बनेगा, इसी रेसिपी से बनेगा भाई। तो बहुत शुक्रिया समीन, आपने हमें सिखाई आज की डिश। बढ़ेंगे अब एक ब्रेक के जानिब, रही हमारे साथ रमज़ान और हम। बैक आफ्टर द ब्रेक। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ये जुमला आज के दिन के लिए बिल्कुल ठीक है, चूंकि जनाब जिसने शॉपिंग नहीं की, जिसने कहा जी करूंगा आखिरी दिन यानी चांद रात पे शॉपिंग करूंगा, आखिरी रोजे पे शॉपिंग करूंगा, तो वो आज भाग रहा है बाजार की तरफ। वैसे तो खवातीन भगा रही हैं मर्दों को भी बाजार की तरफ। अब ये रह गया, अब ये रह गया। हाँ, नहीं नहीं, ये सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। छोड़े बस। तो सबसे पहले कराची लेकर चलते हैं आपको, कराची में देखते हैं कि क्या हाल है और वहां से पता चलेगा कि मर्द ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं या कि खवातीन। तो चलिए कराची चलते हैं। जी हाँ, था जिसका इंतज़ार वो घड़ी आन पहुंची और चांद रात जो है वो अब आ गई है। ईद बिल्कुल सर पर आ गई है। कराची में जो ईद शॉपिंग मिशन था, जो सीज़न था, वो ज़ोरों शोर से जारी है। इस वक्त मैं कराची में सदर की इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद हूँ और ये जो अतराफ़ में आपको मेरे जम्मे गफ़ीर नज़र आ रहा है, ये इस बात की दलील है, ये इस बात की निशानदही कर रहा है कि अब फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। वक्त कम और मुकाबला सख्त वाली पोजीशन जो है वो शुरू हो चुकी है। अब चाहे कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की दुकान हो, वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ख़रीदारों का बेपनाह रश है और हर एक की ये कोशिश है कि अपनी जेब और गुंजाइश के मुताबिक जो है वो ख़रीदारी जल्द अज जल्द मुकम्मल कर ली जाए। चांद रात जो है वो अब सर पर आ गई है और सूरत हाल ये है कि कराची के किसी भी बाज़ार में, किसी भी मार्केट में तिल धरने को जगह नहीं है। लोगों की बड़ी तादाद ख़रीदारी की गर्ज से, मुख्तलिफ़ अशिया की ख़रीदारी की गर्ज से जो है वो मार्केटों में मौजूद है। बच्चों की गारमेंट्स की अगर बात की जाए तो जो बच्चों के गारमेंट्स हैं वो अभी तक जो है वो फ़ाइनल जिन हज़रात ने नहीं किए हैं उनके पास आगे फिर जो है वो टाइम ख़त्म हो गया है। मैं इस वक्त ऐसी ही एक शॉप में मौजूद हूँ। आप इसमें देख सकते हैं कि माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की वैरायटी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है कसीर तादाद में। और यहाँ पर शॉपकीपर जो है वो भी मेरे पास मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि इस बार सीज़न कैसा रहा और काम की क्या पोजीशन है इस वक्त? सही है, सीज़न तो अल्लाह का शुक्र है और ये कि अब तो बस एंड है और ये है कि बस इख्तितामी मराइल चल रहे हैं अब तो। और ये है कि बस अब जो भी आता है चांद रात के हवाले से उसको फाइनली करना होता है बस। और ये है कि हम तो ये बताएं कि आज तो चांद रात हो गई, वो कस्टमर भाव-ताव कर रहे हैं या बस आपकी बात? हमारी कोशिश भी होती है कि हम निपटाएं, तो बस ये है कि बस जो होता है इंशाल्लाह। वैसे हमारे पास फिक्स प्राइस होते हैं 150 की होती है, हम ये है कि ख़त्म करते हैं, हम भी ख़त्म करते हैं। ये भी बताएं कि इस बार तो जो है वो बड़ा लोग महंगाई का रोना रोते रहे, तो इस वक्त क्या पोजीशन है? चांद रात पे भी लोग भाव-ताव कर रहे हैं? भाई महंगाई तो आपको पता है सबके लिए, हर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए महंगाई है और हकीकत ये है कि बहुत महंगाई हो गई है। लेकिन ये है कि रमज़ान है, ईद है, बन जाती है गुंजाइश और ये है कि सही है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया। आज शॉपकीपर हमारे साथ मौजूद थे और इनका यही कहना है कि अब चूँकि ख़रीदारों के पास अब वक्त ख़त्म हो गया है और डेडलाइन जो है वो गुजर चुकी है, तो लिहाजा अब फुल एंड फाइनल उन्होंने ख़रीदारी करनी ही करनी है। सिर्फ ये ही नहीं कि बच्चों के फैब्रिक्स बल्कि ख़वातीन के जो मलबूसात हैं उनकी भी ख़रीदारी उरूज पर है। इसी तरह से मर्द हजरात जो हैं वो ईद की जो नमाज है उसके लिए कुर्ते शलवार की ख़रीदारी के लिए हमें मुख्तलिफ मार्केट्स में नज़र आ रहे हैं। जिन बच्चों की ख़रीदारी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई उन्होंने वालदैन का सर खाया हुआ है। मुख्तलिफ हमें यहाँ पर जो कपल्स नज़र आए, हमने देखा कि जो मर्द हजरात हैं वो बच्चों को गोद में उठाकर चल रहे थे और ख़वातीन जो हैं वो अपनी ख़रीदारी को लीड कर रही थी इस शॉपिंग सीज़न को। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। शहर भर की मार्केटों में जो है वो रौनक उरूज पर हैं हर एक। और ख़ास तौर पर कराची की अगर बात की जाए तो कराची की मार्केटों में जो चांद रात है उसी को ईद समझकर जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और ख़ास तौर पर मनचले जो हैं वो ईद की नमाज की अदायगी के बाद फिर सो जाते हैं, आराम करते हैं और ख़वातीन जो है वो मुख्तलिफ पकवान की तैयारियों में लग जाती हैं। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि कराची की जो मार्केटें हैं उनमें तिल धरने को जगह नहीं है। बड़ी तादाद में जो है वो शहरी पहुँचे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ईद की तैयारी को फाइनल टच दे दें, अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें ताकि ईद को जो है वो बेहतरीन अंदाज में वो सेलिब्रेट कर सकें। जी, ये तो है कराची की सूरत हाल, जहाँ पर हम देख रहे हैं गहमा गहमी है, शिकवे शिकायतें अपनी जगह, शॉपिंग अपनी जगह, बच्चों की शॉपिंग हो, खवातीन की शॉपिंग हो, वो चल रही है जनाब। लेकिन अगर हम मॉल्स का रुख करें सबीन, किसी मॉल में आप चले जाएं तो आपको दुकानों के अंदर नजर आएंगे खवातीन और दुकानों के बिल्कुल बाहर आपको नजर आएंगे मर्द हजरात। कोई एक लगा के खड़ा हुआ है, कोई नीचे बैठा हुआ है, कोई बच्चे संभाल रहा है और कोई कह रहा है बस मैं तो इंतजार करूं कब बेगम बाहर आएगी शॉपिंग करके और हम घर जाएंगे। बहुत रिस्पेक्ट एक और काम भी करते ना, ऐसे सारे थैले उठाते हो। तो भाई
उनको भी एक जूस का डब्बा ले दें, उनको भी चिप्स का पैकेट ले दें, कोई उनका ख्याल भी कर लें, कोई जल्दी दुकान से बाहर आ जाया करें। लेकिन मैसिव रिस्पेक्ट फॉर ऑल दीज मैन, जज़ाकल्लाह बिकॉज जी। यही जज़ाकल्लाह। हैं जो अपनी खवातीन को सपोर्ट भी करते हैं, उनको लेकर जाते हैं। और बहुत देर तक शॉपिंग के लिए कोई शॉपिंग कर और बाहर खड़े होकर वेट करना बहुत मुश्किल होता ऑप्शन है। भी कोई नहीं है उनके ये पास। बात है वैसे। ठीक है, तो अब चलते हैं एक और शहर यानी लाहौर। वहाँ पर मार्केट्स की क्या सूरत हाल है और वहाँ पर कितना रश है, कितनी रौनक है, लेकर चलते हैं और दिखाते हैं लाहौर के मार्केट्स की सूरत हाल। जी आज चांद रात है और ईद की शॉपिंग के लिए मुख्तलिफ मार्केटों में रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हर किसी की कोशिश है कि आज जो है वो अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली जाए। मर्द अपनी शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं तो ख़वातीन जो हैं वो अपनी शॉपिंग के साथ साथ बच्चों की शॉपिंग जो है वो मुकम्मल करती हुई नज़र आ रही हैं। इस वक्त हम पैनोरामा सेंटर में मौजूद हैं, जहाँ पर ये जो सेंटर है यहाँ पर मर्द जो है वो ख़ास तौर पर अपनी शॉपिंग के लिए आते हैं। हर तरह के कपड़े जो हैं वो यहाँ पर उनको मिलते हैं। कोई कुर्ता ख़रीदना चाहता है या कोई पेंट शर्ट ख़रीदना चाहता है या पेंट कोट ख़रीदना चाहता है, हर तरह के कपड़े और जूते जो हैं वो यहाँ पर मुयस्सर हैं। जिस तरह की जिसकी जो रेंज है उसके मुताबिक जो है वो पैनोरामा सेंटर से अपनी शॉपिंग जो है वो कर सकता है। इस वक्त ये एक नौजवान है, ये शॉपिंग कर भी रहे हैं। इनसे पूछते हैं, ये शर्ट देख रहे हैं तो इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, इनकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है। तो भजन क्या ख़रीद लिया आपने और क्या रह गया? हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। ख़रीदा कुछ नहीं, अभी तो आए हैं मार्केट में। महंगाई इतनी है, समझ ही नहीं आ रही। ये 2 शर्ट्स पसंद आई है मुझे, भाई प्राइस इतने ज़्यादा मांग रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही मैं दोनों में से कौन सी लूँ। और कल ईद भी है, आपको पता है, तो उसकी वजह से मैं हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं इस टाइम। जी आपने बात सुनी, महंगाई की वजह से जो है ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। 2 शर्टें इन्होंने पसंद की हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि ये कौन सी लेते हैं, इनके बजट में भी आती है कि नहीं। यहाँ पर जो है वो कुर्ते और फिटिंग के लिए ख़ास तौर पर ये भाई बैठे हैं जो फिटिंग कर रहे हैं। जो लोग पेंट शर्ट ख़रीदते हैं और उनकी लेंथ या कोई भी उन्होंने सेटिंग करवानी है तो वो यहाँ पर आते हैं। इनसे अभी हम जानते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। सर क्या कितने पैसे ले रहे हैं आप एक फिटिंग के? एक काम का 150 भेजन 150। क्या क्या फिटिंग करवाते हैं लोग, आज क्या करवा रहे हैं? नैरो करवा रहे हैं, लेंथ कम करवा रहे हैं, शर्ट की फिटिंग करवा रहे हैं, कुर्ते की फिटिंग करवा रहे हैं। बस कुर्ते का डिफरेंट काम होगा, ठीक है, उसके काम के अलहदा पैसे होंगे। पैंट का एक काम का 150 है, शर्ट का 200 है, ठीक है, ऐसे मुख्तलिफ पैसे हैं। तो अभी क्या ट्रेंड क्या चल रहा है? नैरो का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, पहले लोग ज़्यादा खुली पैंट लेते थे। जी अब नैरो का ट्रेंड चल रहा है, चिनो स्टाइल। यानी कि अब कैमरा इधर कैमरा करें, इटालियन स्टाइल, जैसे ऊंची पैंटें, खड़ी खड़ी पैंटें जो चल रही हैं आजकल, वो चीज़ चल रही है। जी आपने बात सुनी, अभी जो है वो लोग फिटिंग करवा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो नैरो पैंट हैं उसका जो है वो ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, कुर्ता भी जो है उसकी फ़िटिंग के लिए भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हर एक काम की फ़िटिंग के पैसे जो हैं वो लेता है फ़ी। अगर कोई भी आपने एक चीज़ करवानी है तो उसका 150 रुपया आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इस तरफ हम देखते हैं यहाँ पर जूते लेने के लिए जो है वो भी लोग मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जो दीगर दुकानें हैं, जिसने बेल्ट ख़रीदना है, जिसने अंडर गारमेंट्स ख़रीदने हैं, तो तमाम किस्म की जो शॉपिंग है वो करने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो बेल्ट है मुख्तलिफ स्टाइल्स के, वो भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी लेदर के बेल्ट हैं, इसके साथ जो कपड़े का बेल्ट है, दीगर जो भी स्टाइल्स हैं, न्यू स्टाइल्स हैं, बकल्स हैं नए स्टाइल के, तो हर तरह की शॉपिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ये भाई से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर पैंट खरीद रहे हैं और शर्ट खरीद रहे हैं। जी बताइएगा, क्या आपने ईद पे इसलिए लिया है? पेंट शर्ट ली है अभी तक तो, बाकी जैसे महंगाई है तो अभी कोई समझ नहीं लग रही क्या लें। ईद भी ख़राब हुई है महंगाई की वजह से। अच्छा, कितने की पैंट शर्ट आपको मिली है? अभी एक पीछे पता किया था हमने दुकान पे, ड्रेस पैंट जो आजकल न्यू चल रही है वो कोई 4000 की कह रहा है, कोई कितने की समझ नहीं लग रही क्या लें। ईद की समझ नहीं लग रही अब। जी आपने बात सुनी, इन्होंने पैंट जो है वो 4000 की इनको बताई गई है। तो ये भी महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस ईद पर जो है वो मोस्टली लोग भी और दुकानदार भी महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। ये भाई एक बेल्ट ले रहे हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर बताइएगा, क्या ख़रीद रहे हैं आप? मैं अभी तो फ़िलहाल ये बेल्ट की कोशिश में हूँ, लेकिन रेट नहीं बन रहा मेरा इनके साथ। क्या रेट बताएं? इन्होंने मुझे ये एक लोकल सी जो चीज़ है इसका मुझे ये 600 बता रहे हैं, लेकिन ये आज से आप तकरीबन साल जो है आप इससे इनके बात करें उससे पीछे की, तो ये तकरीबन यही जो चीज़ है ये हमें 250 में वो हमें आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब वो वाली चीज़ नहीं है।
जी, इनको ये बेल्ट जो है वो 1000 रुपये का जो है वो बताया गया है, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये 250 रुपये का पहले मिल जाता था। तो इतना ज़्यादा महंगाई की वजह से फ़र्क आ चुका है, लेकिन लोग फिर भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर 2 पैंट शर्ट ख़रीदनी थी वहाँ पर एक जो है वो ख़रीद रहे हैं, और जिन्होंने 2 बेल्ट लेने थे वो एक ले रहे हैं। जूतों का इसी तरह हिसाब है। तो हर किसी की कोशिश है कि ईद पर जो है वो हल्की फुल्की शॉपिंग की जाए, क्योंकि बजट उनका जो है वो बहुत ज़्यादा आउट हो चुका है महंगाई की वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है हमें। पूरे सेंटर में जो है वो लोग ख़रीदारी के लिए पहुंचे हुए हैं, और हर किसी की यही कोशिश है कि तमाम की तमाम जो है वो शॉपिंग आज मुकम्मल कर ली जाए, क्योंकि सुबह ईद है। जी, अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, तो ब्रेक से वापस आएंगे, इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिए रमज़ान और हम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रमज़ान और हम में अब थोड़ी सी बात हम सियासी शख्सियात की करते हैं। सियासी शख्सियत जिन्होंने आज हमें ज्वाइन की है, अपनी जमात के मौक़िफ़ में डट कर बोलती है, हमें हर दफ़ा नज़र आती हैं। पार्लियामेंट हो, कोई और फ्लोर हो, कोई और जगह हो, तो हमें वो नज़र आती हैं जनाब अपनी पार्टी का दिफा करते हुए। जनरली भी ज़रा सियासत है, और उसमें ज़रा पाकिस्तान का जो माहौल है, वो चाहे इकॉनमी है, वो चाहे दीगर मामलात हैं, उस पर हमें एक बड़ी वोकल सी आवाज़ है। लेकिन आज कोशिश करेंगे कि उनसे गैर सियासी सवाल किए जाए, उनकी ईद कैसे गुजरती है ये पूछा जाए। चांद रात किस तरह से आज सेलिब्रेट करेंगी वो भी उनसे पूछेंगे। ईद की शॉपिंग होगी, सबसे बड़ा सवाल है। कौन है हमारे साथ? रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया मिलन से। इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बताएं ना, ईद की तैयारी कितनी की है? वेल, काश की तैयारी की होती, लेकिन ऐसी कोई ख़ास तैयारी नहीं की। अच्छा। लेकिन मुझे कोई ख़ास वो भी नहीं है कि तैयारी नहीं की, क्योंकि मेरे ख्याल में रमज़ान ख़ुद में एक इतना खूबसूरत मौका होता है कि उसके अंदर एक फेस्टिविटी होती है, सहरी करना, फिर उसके बाद जो इफ्तार है उसका इंतज़ार करना और इबादत में रहना। तो वो हर दिन जो है वो एक ऐसी तैयारी है कि मेरे नहीं ख्याल में कि कपड़े, जूते और इस किस्म की तैयारी की कोई ज़रूरत होती है। वो इट्स मोर ओवर वैसे ही फेस्टिविटी है। या इट्स ऑल फेस्टिविटी के सब लोग मिलके जहाँ कहीं पे भी अफ्तार का टाइम हो रहा है, जो कोई भी आप जानते हैं नहीं जानते, आप उसको ऑफर करते हैं। और आपको ये होता है कि सब आपका कोई मौका हाथ से जाए ना, वैसे भी शैतान बंद होता है, तो इसलिए बेहतर होता है। और ये वैसे सेल्फ एनालिसिस का बहुत बेहतरीन टाइम होता है, जहाँ पर डिटॉक्सिएशन ऑफ योर ब्रेन, सोल, माइंड, हार्ट एंड बॉडी। एग्जैक्टली। तो आज आखिरी रोजा है, वैसे सब उदास भी हम हो रहे हैं। हम रमजान को अलविदा कर रहे हैं। मैं तो बहुत उदास हूँ, मैं तो बहुत उदास हूँ। इतना मज़ा है पूरे महीने, देखे ना अल्लाह की रहमत है। मेरा एक्चुअली मुझे बहुत वो शौक भी रहा कि एतकाफ़ पे बैठना चाहती थी। लास्ट ईयर भी नहीं बैठ सकी, उससे लास्ट जो था उस पर मैं बैठी थी फॉर द 10 days एंड दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस कि आप 10 दिन जो है वो पूरी दुनिया से दूर अपने रब के साथ एक आप उसमें रहें, तो दैट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। लेकिन इन दोनों दफ़ा जो पार्लियामेंटेरियन हमारी पार्लियामेंट की थोड़ी सिचुएशन थी उसमें आई कुडंट, बट इट्स ओके। आपको इबादत का वक्त मिलता है और वो सारा, तो इट वाज अ ग्रेट टाइम। इट इज़ सो उदास इसलिए हो रहे हैं कि वो जो गहमा गहमी और एक लगन होती है कि जिसमें पड़ी हुई एक नमाज, एक दुआ भी जो है वो न जाने कितनी दुआओं के मुतबादल होती है, तो दैट्स अ सैड सिचुएशन। इफ्तार से सहरी तक का वक्त जो है आपको पता नहीं चल रहा होता कि रात को इस्लामाबाद की अगर बात करें तो अमूमन सड़कें आपको खाली नजर आ रही होती हैं। रमज़ान के अलावा तो हम अक्सर जो है यहाँ पे बैठा करते थे हमारे काम वगैरह उस सिलसिले में। जब रात को आप लेट नाइट भी वापस जा रहे हैं तो सड़कें उसी तरह रौनक भरी हुई। बिल्कुल। अच्छा रुमीना साहब, अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें, 2019 में आपने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद एज ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, हालांकि उससे पहले भी आई एम श्योर आप थोड़ा स्टडी तो कर रही होंगी, वक्त लगता है पढ़ने में, जानने में, फिर माहौल भी एक होता है। 4 साल एज ए मुस्लिम जिस तरह फिर ईद सेलिब्रेट करना, रमज़ान को सेलिब्रेट करना, एक फेस्टिविटी, कितना मुनफरद, कितना डिफरेंट? देखिए, मैं समझती हूँ कि पहले भी जो है मैं 4 ईदें मनाया करती थी और अभी भी अपने प्यारे जो मेरे साथ इन टच है उनके साथ। लेकिन जहाँ तक बात है इसको एज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को करते हुए, तो मैं ज़रूर एक बात कहूँगी कि जो मैंने सीखा है, ये जो ईद या त्यौहार है, ये अगर हम जिस तरह कुरान पाक को भी पढ़ें तो उसमें भी जिस तरह से जिक्र है, तो वो तो इतनी सादगी है, मोहब्बत है और एक दूसरे के साथ बांटना है। अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपको यहाँ तक कहा गया है कि आपकी जो खाने की खुशबू है वो भी इतनी नहीं जानी चाहिए कि वो परेशान ना हो, वो तकलीफ़ में ना हो। तो मैं समझती हूँ कि कोई भी ईद जो है वो आपकी तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं अगर वो परेशान है या आपने उनको ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया,
तो आपकी उस तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं। सो मैं समझती हूँ कि चाहे वो ईद उल फित्र हो या फिर ईद उल अज़हा हो, ये दोनों जो त्यौहार हैं ये आपको सब्र और शुक्र बताते हैं, और इसमें शेयरिंग है और शेयरिंग में ही सब कुछ आ जाता है। सो मुझे ये जो ईद है, ईद के दोनों जो मौके हैं उसमें नए कपड़े या उनसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि आप जितना ज़्यादा एक तो वक्त जो है रब के साथ गुजारें, जितना अपने हाथ से आप सदका, खैरात, ज़कात ऑफ कोर्स जो होती है खैरातों में वैसे भी करनी है वो, और क्योंकि ये मैं नहीं समझती कोई भी चीज़ हम रब के ऊपर कोई एहसान करते हैं, ये तो उसी के दिए में से आप देते हैं, और जब आप उसके दिए में से देते हैं तो वो तो रब की ज़ात है, वो किसी का उधार नहीं रखता, कभी कम नहीं होता। मुझे ये जो वक्त है थ्रू आउट, मैं समझती हूँ कि इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा दर्स है, और एक दूसरे के साथ चलना, समझना, मोहब्बत से आगे बढ़ना और बर्दाश्त करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और यही खूबसूरती है। और इस्लाम बार बार कुरान कहता है, हम लोग इंसान होते हुए चीज़ों को मुश्किल करते हैं, अगर रब के कलाम को पढ़ें तो उसमें तो बार बार कहा गया है कि और तुम्हारे लिए चीज़ों को आसान कर दिया गया। क्या खूबसूरत बात आपने की, बहुत खूबसूरत बात। ईद की तैयारी हो गई है अब? टू बी ऑनेस्ट मेरी कोई ख़ास इतनी तैयारी नहीं होती। आई बिलीव इन द सिंपलिसिटी, लाइक इन अ वे कि मुझे लगता है कि कपड़े हम लोग हर वक्त ही कहीं ना कहीं ख़वातीन के, बच्चों के, सबके बन ही रहे होते हैं, तो मैं चूँकि अकेली होती हूँ यहाँ, मुझे आई डोंट फील लाइक कि कोई कपड़े या वो होता है। हाँ, ये तैयारी ज़रूर होती है कि जो जैसे अगर ये हमारी ये वाली ईद है, मीठी ईद जो है, इसके ऊपर आपने कितना इबादत का वक्त गुजारा, क्या कुछ किया, तो वो एक कैलकुलेशन तो नहीं आप उसको कह सकते, लेकिन वो एक लगन और एक लगाव जो हो जाता है। तो मुझे तो ईद का पहला दिन थोड़ा उदास लगता है कि अब रोज़ा नहीं है, हाँ। लेकिन चूँकि मैं हफ्ते में वैसे भी 2 रोज़े रखती हूँ, तो वो मेरी जो एक रूटीन है वो चलती है, लाइक मंडे और थर्सडे आई फास्ट। Okay. तो वो सुन्नत भी है, तो वो उसमें आई डोंट मिस मच, लेकिन रमज़ान की एक अपनी वो होती है। लेकिन जहाँ तक फेस्टिविटी की बात है या तैयारी, तो मुझे अच्छा लगता है, मेहंदी लगाना ज़रूर मुझे पसंद है, और सिंपल चूड़ियाँ। यानी आज मेहंदी लगवाएंगी? लेट्स सी टाइम मिलता है नहीं? कोई बिल्कुल नहीं, तो खुद भी बंदा थोड़ी बहुत तो लगा ही लेता है। कुछ अपने हाथ में, कोई बात नहीं, कीड़े ही डालेंगे। अच्छा, वैसे ईद से पहले ज़रा ईदियाँ आना और ईदियाँ भिजवाना, इसका भी एक सिलसिला होता है। कौन से ऐसे ख़ास लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आपको लाजमी ईदी भिजवानी है और वहाँ से लाजमी ईदी आती है? देखिए, ऐसे बहुत सारे प्यारे होते हैं जो अब चूँकि इट्स नॉट, आई डोंट नो हाउ टू से इट, कुछ मेरे अपने जो हैं दोस्त जो हैं, क्योंकि अब जो मेरी एक फ़ैमिली है वो मेरे दोस्त हैं, उनमें दोस्त हैं बाब और कुछ प्यारे जो ईद भेजते हैं। लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मेरी बेटियाँ जो हैं वो भी दे हैव नॉट कन्वर्टेड, बट वो उनको एक ज़रूर होता है कि माँ जो है वो ईद के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें, तो वो उनको होता है कि दे जस्ट गिव मी, दे डू गिव मी द गिफ्ट्स। अच्छा। और मैं भी उनको देती हूँ, ज़ाहिर है माँ तो माँ होती है, माँ ने तो वैसे ही देना होता है। और उसके अलावा मेरे कुछ और कोलीग्स हैं जो ज़रूर मुझे प्यार से ईद भेजते हैं, और मैं जहाँ तक भेजने का ताल्लुक़ है वो मैं कुछ ऐसी जगहों पे भेजती हूँ जहाँ पर मेरे ख्याल में भेजना जो है वो रब को भी तो पता नहीं पसंद, अल्लाह करे कि रब की ज़ात को पसंद आए, लेकिन देर आर फ्यू चिल्ड्रन टू whom I love to send. माशाल्लाह, So they don't know me and I don't know them, but I know that they are. इसको हम एक्सप्लोर भी नहीं करते जी, वो आप ज़रा इतना खूबसूरत मामला है। आई थिंक यही खूबसूरती होनी चाहिए, और जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं जो आपकी खिदमत कर रहे होते हैं, पूरा साल आपसे आपका ध्यान रख रहे होते हैं, तो आप उनके साथ जो, क्योंकि कहा जाता है अव्वल ख़ैश बाद दरवेश, तो जो आपकी खिदमत करते हैं अगर आपसे वो खुश हैं तो फिर तो रब भी खुश हो ही जाता है। अच्छा, सबसे अच्छी ईदी किसने दी जो सबसे ज़्यादा पसंद आई हो कि हाँ मुझे ये ईदी आज सबसे अच्छी लगी है इन 4 सालों में? तो नाराज होंगे बहुत सारे लोग, खैर कोई बात नहीं। कोई एक आध चीज़ जो बहुत पसंद आई हो, अभी तक संभाल के रखी है? मैं जो सबसे पहली जो ईद सेलिब्रेट हुई थी वो मेरी जो बेटी है शामिरा, उसने और उसके कुछ दोस्त जो हैं उन्होंने, इट वाज अ सरप्राइज़ फॉर मी क्योंकि पहली ईद थी, पहला रमज़ान था मेरा, उसमें दे हैव सेलिब्रेटेड, दे ब्रॉट मेहंदी लगाने के लिए एक लड़की को भी उन्होंने बुलाया और मेरे लिए ईद का जोड़ा भी बनाया। सो वो मैं समझती हूँ कि वो पहली ईद जो है वो बहुत यादगार भी थी मेरे लिए, और उसमें मेरे जो बहुत प्यारे हैं, मेरे बड़े भी हैं, रज़ा भाई और उनकी मिसेस जो हैं वो लोग हैं, आबिद भाई और शाइस्ता आपा, अता, शज़ा, ये आयशा रज़ा, फ़ारूक साहिबा, ये कुछ ऐसे मेरे कुलीग्स और कुछ बड़े जैसे आबिद भाई और रज़ा भाई, ये वो लोग हैं जिन्होंने थ्रू आउट जर्नी में मेरे मुश्किल जो मज़ीद, मतलब मैं कहूँ कि द मोस्ट टफ टाइम्स ऑफ लाइफ, उनमें देवर बीन
एज अ शेल्टर, एज अ शील्ड फॉर मी, दे आर ऑलवेज हियर। सो वो जो एक है, वो उनका प्यार जो होता है वो दुआओं की फॉर्म में और ईदी की फॉर्म में मिलता है। और पार्टी लीडरशिप, ईदी आती है कि ईदी जाती है? नहीं, पार्टी लीडरशिप का मैं समझती हूँ कि उसमें जो एक चीज़ आज पार्टी लीडरशिप की तरफ से, तो मैं समझती हूँ कि जो ईदी है वो तो मेरी परमानेंट ईदी है। इस तरह से, क्योंकि देखिए मैं ये समझती हूँ कि आज रुमीना खुर्शीद आलम आज से कुछ साल पहले एक शहर में जानी जाती थी। आज रुमीना खुर्शीद आलम, जो कि मुझे फ़ख्र है कि मेरी लीडरशिप मैडम मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, और बड़े मियाँ साहब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं उन्होंने भी हमेशा प्यार और इज़्ज़त दिया, और इसी तरह जो शहबाज साहब हैं उन्होंने भी। और आज अगर आप कहीं गूगल पे सर्च करो तो अच्छा है या बुरा है, नाम रुमीना का आप सर्च करें तो आपको रुमीना की पूरी डिटेल्स आएंगी। सो I, as Rumina Khurshid Alam, become the part of the history of this country. Yeah. So that is because of my leadership. तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी तो कोई ईदी हो नहीं सकती, और जो इज़्ज़त, जो मुकाम मुझे रब की ज़ात ने और मेरी लीडरशिप ने दिया है, so this is more than a Eid. So I think it's every time, like it's your own perspective, yes, how you have seen the things. लेकिन मेरे ख्याल में मेरे लिए सबसे खूबसूरत बात है कि लाइक टुडे आई कैन बहुत सारे ऐसे काम जो पाकिस्तान के लिए मैं करना चाहती हूँ, करना और कर रही हूँ, चाहे वो किसी किस्म की भी पार्लियामेंट के फोरम में डिस्कशन हो, लेजिस्लेशन हो, अगर वो मैं कर पा रही हूँ। और इतनी बड़ी जो एक आबादी है उसमें से आप कुछ चुने हुए लोग अगर आते हैं और उनकी काबिलियत पे, क्योंकि मेरा तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आई एम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और उसमें लास्ट टाइम जब 2013 का इलेक्शन था तो उसमें आई वाज द लास्ट नेम ऑन द लिस्ट। अच्छा। एंड इन 2018 आई वाज इन द टॉप 10। सो मेरे ख्याल में मेरे लिए ये सबसे बड़ी आप देखें एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लीडरशिप। अच्छा, वैसे फॉर एग्जांपल बेल बजी है और गिफ्ट आया है, मरियम नवाज साहबा का नाम लिखा हुआ है, गेस करना है आपने कि भाई मरियम नवाज साहबा ने आपके लिए ईदी भेजी है, क्या होगा उसके अंदर? व्हाट इज दैट वाइल्ड गेस? नो, इट्स वाइल्ड। देखिए वो बिकॉज वो बहुत क्या कहते हैं, खुश अखलाक भी हैं, खुश लिबास भी हैं, बिल्कुल है, और उनकी जो चॉइस है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो एक ऐसा इंसान एक अच्छी ही चीज़ भेजता है, क्योंकि जब आप किसी को कुछ भेजते हैं तो आप ये देख के नहीं भेजते कि वो कैसा है, आप ये देख के भेजते हैं कि आप आपकी पर्सनालिटी बताओ। हाँ, लेकिन आपकी पर्सनालिटी के लिहाज से आपको क्या लगता है मरियम साहिबा ने आपको क्या भेजा होगा? जूते, कपड़े, इयररिंग, मतलब क्या? ऑफ कोर्स वो जो भी भेजा होगा या भेजेंगी, दैट विल बी अमेजिंग। और मेरे लिए तो सबसे खूबसूरत जो गिफ्ट मरियम बीबी का है वो ये है कि जब उन्होंने किसी जगह पर ये कहा कि आई एम लाइक शी इज़ प्राउड ऑफ दैट आई एम हर फाउंड। सो इससे बड़ा मेरे लिए और कोई, ये बहुत बड़ा जुमला है जी, बहुत बड़ा जुमला। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू मेक हर प्राउड। मुश्किल होती है कभी इन हालात में, स्पेशली ज़ाहिर है पाकिस्तान जिस मुश्किल दोराहे से गुजरा है, अगर हम रमज़ान की बात करें, तारीख़ का सबसे मुश्किल और महंगा तरीन रमज़ान, ईद पे हमने पहली बार देखा जी कि उस तरह शॉपिंग्स नहीं मार्केट में हुई, तो मुश्किल रमज़ान दिस टाइम, जिसमें ये नहीं कह सकते कि जी आपकी पार्टी जिम्मेदार है या पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है या PTI जिम्मेदार है, हम सब कलेक्टिवली जिम्मेदार तो हैं कहीं ना कहीं पर। इन हालात में मुश्किल लगता है कि कैसे बढ़ेंगे आगे, पाकिस्तान कैसे बढ़ेगा आगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन मैं एक चीज़ समझती हूँ कि मुश्किल हालात जब बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं तो फिर तभी आसानी का रास्ता भी बनने के करीब होता है। मुझे तो ये लगता है कि जब अंधेरा बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है तो इसका मतलब है कि सुबह जल्दी आने वाली है। और अभी जो हालात हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सुनहरी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अभी जिस तरफ हर कोई मुश्किल वक्त में से गुजर रहा है, जहाँ पर चैलेंजेस हैं, उनमें चैलेंजेस को लेके जिस तरह से चला जा रहा है, काम किया जा रहा है, उसके ऊपर मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द जो है वो दिन और वो सुबह जो है वो आएगी कि जिसमें आसानियाँ होंगी। आई एम श्योर कि ये इतना आसान सफ़र नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। मैं अपने आपके तवज्जुह से जो अपने लोग सुनने वाले, देखने वाले, उनको ज़रूर कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैठ के मैं अगर बात कर रही हूँ तो मेरे लिए मुश्किलात नहीं होंगी। एज बीइंग अ सिंगल मदर, एज बीइंग अ पर्सन हु हैज़ नथिंग नाउ, अब मेरा जो भी एक सिलसिला है वो ऑफ कोर्स फ्रॉम द पार्लियामेंट, बिकॉज ऑफ कोर्स बिफोर दैट मेरा एक अपना एक वो सिलसिला था जो कि अब नहीं है।
सो इट डजेंट मीन मेरा ईमान इतना है कि मैं ऑनेस्टली, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है उसकी कोई चीज़ भी छुपी हुई नहीं होती, हमारे पब्लिक को बहुत सब कुछ पता होता है, तो जो हमारे लोग हैं, अवाम है, वो सब जानते भी हैं ऑफ कोर्स। और मैं उसमें एक चीज़ समझती हूँ कि रब की ज़ात से जब आप बरकत मांगते हैं और ईमान से मांगते हैं, और बीइंग इस खूबसूरत महीने में, मैं तो ये ज़रूर कहती हूँ, इससे पहले भी कहती थी, आज भी कहती हूँ कि एक ईमानदार जब ईमान से 5 वक्त की नमाज में से 1 वक्त की नमाज भी अपने वतन के लिए, उसकी हालात के लिए मांगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हालात बेहतर ना हो। शायद यही वजह है कि आज तक इतने मुश्किल से मुश्किल हालात में, चाहे दहशतगर्दी रही हो, चाहे कोई भी हालात रहे हो, पाकिस्तान हमेशा सर्वाइव करता है। मायूस कभी नहीं होना चाहिए, दुआ अल्लाह से मांगनी चाहिए, मायूसी तो उम्मीद कुफर रखनी है चाहिए। मायूसी कुफर है, और रमजान के महीने में हम कुफर की और मायूसी की बात वैसे बात नहीं करेंगे जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल करें। बहुत शुक्रिया नवीना साहिबा हमारे साथ मौजूद आपका भी थी, बहुत और शुक्रिया। बस अब रात को है, एडवांस चांद रात मुबारक हो, एडवांस ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। सबको चांद रात मुबारक। और मैं आपके तवज्जुह से एक छोटा सा पैगाम कहना चाहूँगी अपने तमाम नाजरीन से कि अपनी इस ईद के पुरमसरत मौका पर जो आप जिनसे आप नाराज़ हैं उनको मना लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल में तो रोज़ा तब तक कबूल ही नहीं होता जब तक आप रूठे हुए को मना ना लें, माफ़ कर दीजिए। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि अपने इस इबादत में अपने वो प्यारे बहन भाई जो पूरी दुनिया में ईमान के वसीला से, अल्लाह के नाम के वसीला से सताए जा रहे हैं, चाहे हम फ़लस्तीन की बात करें, चाहे हम अपने कश्मीर के बहन भाइयों की बात करें, उनको मत भूलें, उनकी आज़ादी के लिए ज़रूर दुआ करें, और ये ज़रूर सोचें कि हम जिस आज़ादी में सांस ले रहे हैं, और कहीं वो हैं जो इस परचम, सब्ज़ हलाली परचम में जब शहीद होते हैं, हमें कहते हैं कि उनको उस परचम में दफनाया जाए। बस यही कहूँगी कि अल्लाह हम सब के लिए राहें आसान कीजिए, करें, और एक दूसरे से प्यार कीजिए। बहुत शुक्रिया जी, साथ मौजूद थी आप। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब ज़रा बात करते हैं कि इन हालात में जो ईद आई है, ज़रा हम सियासी हालात की बात करें। सियासी जमातें में क्या करती नजर आ रही हैं? मुज़ाकरात पर आमादा हो तो रही हैं, और मुल्क में जारी सियासी बेचैनी, इसमें कमी की उम्मीद भी पैदा हुई है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने मौक़िफ़ में लचक दिखा तो रही हैं, और इस सिलसिले में ईद उल फितर के बाद बड़ी सियासी सरगर्मियां देखने को मिल सकती हैं। नए मंजरनामे में अमीर जमात इस्लामी साजुल हक ने बहुत अहमियत इख्तियार कर ली है, उनका किरदार नजर आ रहा है। तजवीज़ उनकी कि ईद उल अज़हा के बाद एक ही रोज़ मुल्क में आम इंतखाबात कराएं और उस पर इत्तफाक़ राय हो जाए, तो उम्मीद तो बढ़ गई, लेकिन क्या इस पर बाकी सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं या नहीं, तो इस पर बात करेंगे। मारूफ तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस सियासी हालात में इसी लिहाज से ईद उल फितर किस तरह से मनाई जाएगी, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ईद उल फितर है, वैसे तो ये छोटी ईद है, लेकिन सियासतदानों के लिए शायद ये बड़ी ईद साबित हो, क्योंकि जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप लोग मिलजुल के बैठें और तमाम फैसले मिलजुल के अगर कर लेते हैं आप तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और पीडीएम में आपने देखा ज़्यादा सियासी जमातें, क्योंकि पीडीएम के अंदर है, उनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि जब उनको हुकूमत मिली तो वो सब इकट्ठे हो गए, और किसी को वजारत ख़ारजा मिल गई, किसी को वजारत ट्रांसपोर्ट मिल गई, मतलब उन्होंने एक बंदर बांट की अपना सारी वजारतों की, तो बड़ा मज़े से सारा मामला गुजर रहा था। लेकिन अब उनकी ईद बड़ी मुश्किल गुजरेगी, क्योंकि ईद के बाद जब 27 अप्रैल को चीफ जस्टिस अपने बेंच के साथ दोबारा बैठेंगे, तो उस वक्त तक उनको फैसला करना पड़ेगा कि या तो वो कौमी असम्बली भी तोड़ दें, दोनों सूबाई असम्बलियों को भी तहलील कर दें, और एक डेट ऐसी मुतफ़िका तौर पे दें जिस पे पाकिस्तान के अंदर जनरल एक्शन हो सके। लेकिन ये होने वाला नहीं है, क्योंकि अब इख्तलाफात बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ रहे हैं। अभी तक नून लीग ने पंजाब में जो है वो टिकटें नहीं बांटी, जबकि पीटीआई टोटल अपने 297 के ऊपर कैंडिडेट्स पंजाब में फ़ाइनल कर चुकी है। तो मेरे ख्याल से ये जो ईद उल फितर है, ये सियासतदानों के लिए काफ़ी अनकुन साबित होगी। अच्छा, और ईद के बाद हुकूमत और अपोजिशन, इनके दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त का कितना इम्कान देख रहे हैं आप? बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकती। जिस तरह बड़ा आपने देखा कि क्लियर एंड बोल्ड जो है वो स्टांस लिया है मौलाना फजल रहमान ने, वो तो इमरान खान को पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल बंदा ही नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि हम क्यों उनके साथ मुज़ाकरात करें, वो तो मुज़ाकरात करने पे तैयार नहीं, और उन्होंने बड़ी सख्त जो है वो स्टांस लिया हुआ है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि एक सूबे के अंदर जो है इंतखाबात के लिए क्यों जोर दिया जा रहा है, वो तो 1 यूनिट की तरफ भी आए। तो ये इतना आसान काम नहीं है इनको साथ बिठाना, या ये खुद से भी नहीं बैठेंगे। अभी पीपल्स पार्टी जिस
तरह एक स्टांस ले रही है कि हमें जमहूरी कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन नून लीग उसके ऊपर तैयार नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। नून लीग चाहती है कि पहले नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएँ, उनके ऊपर से केसेस ख़त्म हो और एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले जिसमें तमाम इंतखाबात उस वक्त हों जब नवाज शरीफ साहब सियासी एक्टिविटीज़ कर सके, पाकिस्तानी सियासत में भरपूर किरदार अदा कर सके। लेकिन ये PDM की 13 जमातों में मेरे ख्याल से इत्तेफाक राय पैदा नहीं होगा और जो भी फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का बेंच या सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस है उनको ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वाहिद PTI है जो तैयार है कि आप 14 मई को इलेक्शन करा दें। आपने कोई डेट आगे पीछे करके पूरे मुल्क में इलेक्शन कराना है तो इलेक्शन करा दें, लेकिन बहुत सी सियासी और सियासी पार्टियां नहीं चाहती। नसीम साहब, आप मुज़ाकरात के लिए सिराजुल हक साहब की कोशिशों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जमात इस्लामी हो गया या उनका कोई भी अमीर हुआ, आपको पता है कि ये हमेशा से कोशिश करते हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी डेड डॉग खोजे, खुद से भी कोशिश करते हैं। कुछ उनको इशारा भी मिलता है, कुछ उनको टास्क भी दिया जाता है, तो मेरे ख्याल से वो इस वक्त सरगर्म हुए। लेकिन देखें, जमात इस्लामी की एक बहुत अच्छी पार्टी है, उसके अंदर बड़ा डिसिप्लिन है, लेकिन उनकी आवाम के अंदर कोई इतनी बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं है। मैं सियासी तौर पे कह रहा हूँ, वैसे तो उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, क्योंकि जिस तरह आप देखें कि इलेक्शन में उनको कोई ख़ास पजीराई नहीं मिलती। गो के जो बल्दियाती इलेक्शन कराची में हुए उसमें ज़रूर वो जो नईमुर रहमान साहब हैं उनको वोट मिला वहाँ पे, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में इनको कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में कोई इतनी सीटें नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल से जो सिराजुल हक साहब ने कोशिश शुरू की है उसको कोई ज़्यादा अहमियत भी नहीं देगा। एक उन्होंने स्टांस ज़रूर ली है, लेकिन बात तो ये है कि पाकिस्तान की जब तक जो बड़ी पार्टीज़ मौजूद है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून है, उसके बाद मौलाना फजल रहमान है, जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, MQM है, जब तक ये सब तैयार नहीं होते इलेक्शन के ऊपर या एक एजेंडे के ऊपर नहीं आते, और जिस तरह PTI कह रही है कि हम बैठने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एजेंडा ये होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन एज सुन एज पॉसिबल। ख़ास करके जो 2 असम्बलियाँ तहलील की गई है वो आइनी तौर पर 90 दिन से बाहर जा चुकी हैं, तो उनके इलेक्शन तो बहुत जल्दी ज़रूरी है। लेकिन अगर कंसेंसस डेवलप हो जाता है जिससे पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन हो जाए तो तमाम उनकी कोशिशें। क्या इन मुज़ाकरात के माहौल में तीसरी क़ुव्वत का किरदार हो सकता है? कुछ ये है कि लोग कहते हैं तीसरी क़ुव्वत है या एपॉलिटिकल है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, पूरी दुनिया में एक रोल होता है, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। आपके जो रियासत के सतून है उसमें अफवाज पाकिस्तान भी आती है, आपकी अदलिया भी आती है, तो इन सब ने मिल के करना है, अकेले तो कर भी नहीं सकते ना। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो उनसे फैसला नहीं हो रहा। आइन हालांकि पार्लियामेंटेरियंस ने बनाया है, लेकिन उसकी तशरीह के लिए आपको अदालत में जाना पड़ता है। और इसका बड़ा एक क्लियर कट सा जो आपको मैं मिसाल देता हूँ कि लास्ट ईयर जब अदम एतमाद आया था और 14 दिन के अंदर वोटिंग नहीं कराई गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट यही बेंच था, यही चीफ जस्टिस साहब थे जिन्होंने आइन को मुकद्दम रखा और फैसला किया कि नहीं, आपको 14 दिन के अंदर वोटिंग करानी है। अभी भी असल मसला 90 दिनों का है, उसमें इलेक्शन कमीशन का ताउन चाहिए और फिर हमारी जो अस्करी कुव्वतें हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनका भी एक रोल तो है बीच में। तो जब तक ये सब मिलजुल के नहीं बैठेंगे, एक कंसेंसस पे नहीं पहुंचेंगे, तब तक मामला अकेले दुरुस्त होने वाले नहीं हैं। क्योंकि आपने 90 की दिहाई में देखा, सियासतदानों की लड़ाई होती थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, उसके बाद मार्शल लॉ लगा, फिर ये सियासी कुव्वतों ने लंदन में बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, वहाँ पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सारी जमातों के लीडरान शामिल हुए। तो बात यह कि जब तक तमाम लोग मिल के नहीं बैठेंगे। और क्या नई पेशरफ्त के बाद इमरान खान पर बनने वाले जो केसेस हैं और PTI रहनुमाओं की जो गिरफ्तारियां हैं रुक जाएंगी? सर, इम्कान नजर आता है? मैं इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हकान अब्बासी ने कहा कि जो हमारे साथ होगा हमें कम से कम PTI के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिर एक रवायत बनती चली जाएगी। और जिस तरह के, मैं तो यही कहूँगा कि अगर पहले भी जिस तरह राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मेरे पे झूठा मुकदमा था, ख्वाजा साद रफ़ीक हो, जावेद लतीफ़ हो, कोई भी हो, पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल हैं, खुर्शीद शाह है, इसी तरह अगर आज फिर जाली मुकदमे बन रहे हैं और किस स्पीड से बन रहे हैं। आप देखें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो चेयरमैन भी है PTI के, उनके ऊपर 150 से ज़्यादा मुकदमात हैं,
जिस जगह वो मौजूद नहीं भी होते थे। तो एक ये जो रवायत है ये चेंज होना पड़ेगा। जिस तरह गद्दारी के मुकदमे बनाए जाते हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जाते हैं, ये सियासी तौर पर ये मुकदमात नहीं बनने चाहिए। कम अज़ कम हमारे अंदर टॉलरेंस आनी चाहिए और कौम के बारे में सोचना चाहिए। एक तरफ सियासी लोगों की आपस में जंग चल रही है, दूसरी तरफ अगर आप जाके गरीब आवाम को देखें कि वो किस तरह महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, किस तरह उन्होंने रमज़ान शरीफ गुजारा है, किस तरह वो ईद के ऊपर अपने बच्चों को सेवैयाँ खिलाने के काबिल भी होंगे कि नहीं होंगे। लोग रमज़ान के अंदर आटे की लाइनों में लगे हैं कि अपने बच्चों को शायद वो 2 रोटी ला के दे दें, लेकिन उनकी लाश घर पर पहुँची है। तो मेरे ख्याल से तमाम सियासतदानों को बैठ के सोचना चाहिए, ये मुकदमेबाजी से बाहर निकले, कम अज़ कम अदालतों को मौका दें कि वो जो दूसरे साइलिन हैं, जो आवाम है, उनके जो केसेस हैं उनका फैसला कर सके, ना कि वो रोज़ाना जो है पॉलिटिकल केसेस को सुनते रहे और पाकिस्तान के अंदर एक एनार्की फैलती रहे और जो आवाम है, गरीब आवाम, वो गुर्बत के जो है वो अंधेरों में डूबती चली जाए। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साथ मौजूद थे। अब लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। रमज़ान और हम यूँ तो इस पूरे रमज़ान में हमने बहुत से ममालिक की सैर की, बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची, आप तक पहुंची जो हम नहीं जानते थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हों, वो स्टैट्स हों, वो बिल्डिंग्स हों, वो हिस्ट्री हो, वो दरिया हो, वो समंदर हो, वो पहाड़ हो। सैर कर ली हमने सारी जगहों की, पहाड़ हो, फूल हो, नहीं मिला सबीन, कस्बा हो। तो एक सवाल का जवाब नहीं मिला। वो सवाल ये था कि जब ईद की करीब हम आए हैं, ये जो ईदी आप करती हैं, ये सब करते हैं, सब छोटे बच्चे करते हैं। नहीं है अभी तक। कल मिल जाएगी आपको ईदी, आज ना आप ईदी मांगे। ये ईदी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो इस पर आज हम जरा स्टार्ट करते हैं गुफ्तगू। खुर्रम इलाही साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। आपने बहुत अच्छी बात पूछी। देखें, तहजीब का अंदाज़ा इस बात से लगता है कि वहाँ बच्चे कितने खुश हैं। और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो सबसे पहले जाके आप बच्चों में जाके बैठे थे कि मैं आप लोगों के लिए भेजा गया, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। तो तहजीब इस बात से हम अंदाज़ा लगाते हैं कितनी बुलंद है, कितनी दुरुस्त सिमत में जा रही है कि वहाँ पे सड़कों पे, स्कूलों में, घरों पे बच्चे कितना मुस्कुराते हैं। और मुस्कुराना सुन्नत भी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन है और एक बच्चे को रोता हुआ देखते हैं और रवायत में इतनी तफसील से बताया गया कि उसके बालों में हाथ फेरते हैं और वो बच्चा जो है रो रहा है और कह रहा है कि मेरे अब्बा नहीं है, जंग में शहीद हो गए और सौतेला बाप प्यार नहीं करता, ईद का दिन और मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं। और वहाँ पर वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको वो ईदी देते हैं जो किस कायनात में शायद किसी को ना मिली। और कहा कि मैं तुम्हारा बाबा ना बन जाऊँ, आयशा तुम्हारी वालदा ना बन जाए, फातिमा जिसकी बहन हो। वाह। तो ये ईदी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज़ किया, किसी के लिए उनको घर लाए, हसनैन करीमैन के साथ रखा, नए कपड़े दिलवाए। और इस्लाम इतना ही है ना, वतीउल्लाह वतीउर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूल करते हैं वो हम करके अपनी खैर पा लेते हैं। और वो मौलाना रूम फरमाते थे कभी किसी बात का जवाब ना मिले, आंखें बंद करके देखना, सोचना रसूल अल्लाह इस मुकाम पर क्या करते, वही कर लिया करो। तो हम बच्चों को ईदी देते हैं ताकि उनमें जोश व खरोश पैदा हो, उनमें हौसला अफजाई पैदा हो, वो खुश हों, वो अपने मज़हब की रंगीनी से खुश हों। कह रहे वाह, मैं नक़द इनाम भी अल्लाह देते हैं, नक़द इनाम इस दौर का। तो अल्लाह ताला ने जहाँ इस जिस्म दिया, इसकी लज्जत, इसकी खुशी उतनी अजीज़ है। मीठा खाओ, ज़ुबान शुक्र अदा करे, अच्छे कपड़े पहनो ताकि गैर की आंख को सुकून मिले, अच्छी आवाज़ से वो जो अल्लाहु अकबर हो रही होती है ईद की सुबह में, कि उसकी बुलंदी हो ताकि तुम्हारे कान भी खुश हों उस दिन। फ़कत ये नहीं है कि एक रोबोट की तरह, जैसे आज मैं हमेशा कहता हूँ, राजा ज़ियाउल हक साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते होते हैं, फेस्टिविटी है, ये खुशी का दिन है, ये असूलों का दिन नहीं है कि असूलों के नीचे दबा दो कि रोबोट्स की तरह ए टास्क किया, रोबोट्स की तरह बी टास्क किया। खुशी खुशी मीठा खाया, खुशी खुशी आगे बढ़े। तो फिर फ़ातिमी कैलिफाइट में, फ़ातिमी खिलाफत में एहतमाम से बच्चों में ईदी बांटी जाती थी। अच्छा। रियासती सतह पर भी। हाँ। ओके। तो इसीलिए हमारी तहजीब में थोड़ा कल्चरल है कि बच्चों को नए नए नोट दिए जाते हैं। और देखें, और आपके मुकाबले में दोनों बच्चे ही हैं वैसे भी। नहीं, अच्छी खासी उम्र के हैं आप लोग, किस तरह बच्चा कह रहे हैं? नहीं, हम दोनों बच्चे हैं। नहीं, ये आप ईदी से क्यों भाग रहे हैं? नहीं, मैं ईदी से नहीं भाग रहा, मैं कह रहा हूँ जो हकदार है उन तक पहुँचे, उनका हक ना मारे। देखें, बच्चे तो बच्चे होते हैं। एग्जैक्टली। नहीं, देखें, चाहे आपसे चंद महीने ही छोटे क्यों ना। आपको बच्चा, आप लोगों को बच्चा कहे तो मैं मानूंगा, आप लोगों के कहने से मेरे लिए मानना मुश्किल। सब बच्चों का हक होता है। जी आप बताएं, मैं लोगों से पूछते ना सभी नाज़रीन हमें बताएं जी कि खुर्रम साहब, इज्जत माब खुर्रम साहब के मुकाबले में मैं और सबीन बच्चे ही है ना? ये आप बताएंगे, आप जब फैसला करेंगे। हमारी ईदी का फैसला आपके हाथ में है। आपके हाथ में है।
और आपकी जेब में है। बिल्कुल। अच्छा चलो ये तय कर लेते हैं कि आप लोग बच्चे हैं। अच्छा हम आगे आए तो ईद के बाद दूसरा हमने आप लोगों को 57 इस्लामी ममालिक में 28 की सैर कराई, तकरीबन आधे ममालिक की सैर करी, और हमने कोशिश की कि जो फैक्ट्स पता है वो तो हम रखते रहते हैं। तो ईद के दिन, ईदी के बाद दूसरा बड़ा फैसला होता है भाई नमाज क्या पढ़नी। तो हमने आपको बहुत ज़्यादा मसाजिद का आपको इन्फॉर्मेशन दी। मस्जिदुल हराम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी हमारे इल्म में होना चाहिए। बेक वक्त 2 मिलियन से 3 मिलियन तक लोग नमाज़ पढ़ते हैं। मस्जिद नबवी 1.5 मिलियन से 2 मिलियन लोग नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन ऐसी कुछ मसाजिद हमारे पास भी हैं। हमारी बादशाही मस्जिद दुनिया की 13वीं बड़ी मस्जिद है, किसी ज़माने में बड़ी तरीन मसाजिद में। और फैसल मस्जिद इस वक्त दुनिया की छठी बड़ी मस्जिद है। 1993 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। और आपके इल्म में होना चाहिए कि इसका आर्किटेक्ट्स के हवाले से जब डिज़ाइन मांगेंगे तो पूरी दुनिया से डिज़ाइन है। फिर एक तुर्किश आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया। बादशाही मस्जिद की तरफ जाएँ तो उसकी एक खूबसूरत बात यह है कि वहाँ बहुत ज़्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु करमुल्लाह वजह के कई तबर्रकात, बीबी फातिमा के कई तबर्रकात वहाँ मौजूद हैं। और वहाँ इस्लामिक समिट भी हुआ है बादशाही मस्जिद में। और इसके अलावा दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद इस वक्त कराची में बन रही है, जामिया। जी बिल्कुल, हमारे इल्म में होना चाहिए। तो कुछ बड़ी मसाजिद हमारे पास भी मौजूद हैं, लेकिन मीनार के हिसाब से हमने कहा था ना, सबसे बुलंद मीनार वाली मस्जिद मक्का में भी नहीं है, मदीना में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, वो अल्जीरिया में है। तो जामिया अल-जज़ायर जो है उसका जो मीनार है वो 823 फुट बुलंद है। तो उस हवाले से अल्जीरिया आगे निकल जाता है, और अफ्रीकन कंट्रीज़ में होते हुए ये बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसी कई तबर्रकात जो लाहौर में हमारे सामईन नाजरीन हैं वो जाके देख सकते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामा बादशाही मस्जिद में है, बीबी फातिमा का रुमाल, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु का मामा, और ऐसी कई खूबसूरत चीज़ें। और हज़रत अवैस करनी जो बिना देखे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी हो, आपका दंदान भी वहाँ पड़ा हुआ है। ऐसी हमने आपको एक सैर कराई थी। हज़रत अवैस करनी से याद आया कि वो जो खिरका जिसका हमने जिक्र किया था, जो अफगानिस्तान में मौजूद है, और जो हमारे सामईन नाजरीन ने बहुत पसंद किया था उसको, कि लोगों के इल्म में नहीं था कि अफगानिस्तान में रसूलुल्लाह का खिरका मौजूद है। और वो खिरका जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के वाक़े पे पहना, ये वही खिरका है जो बाद में हज़रत अवैस करनी को तोहफ़ा किया गया, और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु उनको लेकर गए थे उनके पास। और आप देखें कि अबू जहल देखकर सहाबी नहीं हो पाते, वैसे करनी बगैर देखे हो जाते हैं, और तोहफे में आपको वो दे दिया जाता है। और ऐसे ही अगर हम आगे आएँ तो एक अहम हमने बात आपको बताई थी, ईद के हवाले से याद रखा जाए कि एक सहाबी दरख्त के बारे में हमने आपको बताया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद एक प्यारे से बच्चे 12 साल की उम्र में चचा के साथ जा रहे थे सीरिया की तरफ, तो एक दरख्त ने आपके ऊपर छाँव कर दी थी उर्दन में। वो दरख्त आज भी मौजूद है, और उस दरख्त की उम्र इस वक्त 1500 साल के करीब हो चुकी है। और जो ईसाई राहिब हैं वो हैरान रह गए, और उन्होंने कहा ये तो मोहम्मद हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में मिलता है, इनका ख्याल रखें। और जब आप थक के एक प्यारे से बच्चे की तरह बैठ रहे थे तो दरख्त ने आपके ऊपर छाँव कर दी। उस दरख्त के इर्द गिर्द आज भी कोई फल और ऐसा कोई दरख्त नहीं मिल रहा होता। तो आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत के लिए जब और तरह की चीज़ें देखते हैं तो इस सहाबी दरख्त को उर्दन में इसी तरह बहुत से मुल्कों में हमने ज़ाहिर है बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नाज़रीन से शेयर किए। कितना एंजॉय किया इन सेगमेंट्स को खुरम भाई? मैंने खुद बहुत एंजॉय किया। मुझे मेरे पैर पाकिस्तान में थे, आंख पूरी कायनात पे थी। काफ़ी सारी चीज़ें आपने खुद भी सीखी होंगी, यकीनन रिसर्च है साथ साथ। मैंने खुद बहुत कुछ सीखा। मैं बहुत हैरान हुआ कि हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारा आज की दुनिया में, कदीम दुनिया में, जिसको हम भुलाते जा रहे हैं। और हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में आपका बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। नाजरीन ने बहुत पसंद किया, हमारे डिजिटल पे बहुत अच्छे व्यूज़ भी है, लोगों के बहुत अच्छा फीडबैक भी हमने मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात थी कि हम न्यूज़ के ऊपर मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला। इट इज़ वन ऑफ द पाकिस्तान प्रीमियम चैनल, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने अपने आज के सामीन को मुमालिक मुतारिफ करा। देखिए मुसलमान पर तय है कि हम उम्मत हैं जी, तो उम्मत के पे लाजिम है कि वो अपने दूसरे भाई को, खा वो अफ्रीका में रहता हो या इंडोनेशिया में, उसका इल्म होना ऐसी ज़रूरी है जैसे हमसाये का। 2 लफ्ज़ हमारे लिए भी कह देने थे। अब बच्चों को ईदी दूंगा तो खुश हो जाएंगे। ये अब काम की बात की आपने। पैगाम देना चाहेंगे ईद पे? ईद पर एक ही पैगाम है, ये दौर इल्म का दौर। आपने कोई सबसे बड़ा तोहफा ईद का आज देना, 2 तोहफे दें इस ईद पर, खुशी का देना। एक किताब खरीद लें, एक पौधा लगा दें। ठीक है, पैसे देना हम ले लेंगे दोनों चीजें। और दोनों से फायदा अगली नस्ल को होगा। छाँव भी अगली नस्ल लेगी, इल्म भी अगली नस्ल लेगी। बहुत जबरदस्त मैसेज है। और पैसे इसी दौर में रह जाते हैं। बच्चे जो है वो लालची नहीं होते। आप किन बातों में? पौधा भी पैसों से आता है, किताब भी पैसों से आती है।
आते हैं। आप पैसे देंगे, हम छत डाल लेंगे, कोई लेंटर लूंटर साया हो जाएगा। नहीं, वो उसी लेंटर से आपको बचना है। सर बहुत शुक्रिया गुरम भाई, साथ मौजूद। ऑनेस्टली वैसे सारे सेगमेंट्स बहुत दिल के करीब, बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा हमने भी, नाजरीन ने भी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रमज़ान और हम, जिसमें कई दिन से हमने ये कोशिश करते आए सबीन के हुजूर की मदद से राई हो सके। हमने बहुत से ऐसे गेस्ट बुलाए, नातिया कलाम जिन्होंने पढ़ा, खूब पढ़ा। आज दो ऐसे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत प्यारी इनकी आवाज़, अल्लाह ने बल्कि मैं कहूँगा कि तोहफ़ा दिया इनको आवाज़ में। और ऐसा सिंक होते हैं ये कि सुन के बड़ा अच्छा आपको लगता है। अमीरुद्दीन और तौक़ीरुद्दीन, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ज़बरदस्त है, इकट्ठे और नाम भी अमीरुद्दीन और तौक़ीरुद्दीन। कितने सालों से वैसे आप लोग इकट्ठे इसी तरह इत्तमाम करते हैं नात का? ये बचपन से ही, बचपन से ऐसे है। मुझे लगा अभी दोनों दोबारा साथ बोलेंगे। तो गुफ्तगू तो हो रही है। कोई नातिया कलाम जो आज आपने हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए तैयार किया, जरा लास्ट हमारा ये है शो रमज़ान और हम। जी ठीक है। ए ख़त्म रसूल, ठीक है जरूर। ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है। ख़त्म रसूल, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं है। नूर मुजस्सम तेरे सिवा है, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है। ख़त्म रसूल औसाफ तो सबने पाए हैं, औसाफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं है। ख़त्म रसूल ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी तक पहुँचे हो, तुम अर्श बरी तक पहुँचे हो। ज़ीशान नबी हैं सब लेकिन, ज़ीशान नबी हैं सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं है। ख़त्म रसूल खैरात मुहम्मद से पाकर, खैरात मुहम्मद से पाकर, जिस नाज से कहते हैं मंगते, जिस नाज से कहते हैं मंगते, दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं है। ख़त्म रसूल दिल किसको दिखाए चीर के हम, दिल किसको दिखाए चीर के हम,
इसियां का मदावा कौन करे, इसियां का मदावा कौन करे। ऐ रहमते आलम तेरे सिवा, ऐ रहमते आलम तेरे सिवा। दुखियों का मदावा कोई नहीं, कोई नहीं है। खत्मे रुसुल, ऐ खत्मे रुसुल मक्की मदनी, ऐ खत्मे रुसुल मक्की मदनी। कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं है। नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, है नूरे मुजस्सम तेरे सिवा। महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है। खत्मे रुसुल। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़। आप मैं फिर कहूँगा सिंग देखें, जब आप लोगों के तो हैंड मूवमेंट्स बहुत सिंक है। हाँ, कितने साल की उम्र से दोनों भाई साथ कलाम पढ़ना स्टार्ट किया आपने? बचपन से ही पढ़ रहे हैं दोनों भाई इकट्ठे मिलके। अच्छा, बचपन में उम्र क्या थी? उम्र तकरीबन होगी 9-10 साल। 9-10 साल, तो तब से तो इतने साल अब गुजर के जाहिर है, तो आवाज़। ड्रेसिंग भी सेम ही रखते हैं? ड्रेसिंग, अच्छा, वो रिंग भी सेम है, वो घड़ी भी सेम है। बिल्कुल। और शक्लें भी थोड़ी थोड़ी सेम है। हाँ, नहीं, मैं अक्सर नामों में कंफ्यूज हो जाता हूँ वैसे। हाँ। अच्छा, एक और कलाम। बिल्कुल जी, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़ें, बहुत खूबसूरत कलाम पहले, अब एक और कलाम जो कि आपने सिलेक्ट किया होगा आज की इस ट्रांसमिशन के लिए, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे। बिस्मिल्लाह करें। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। ये घराना वराउल वरा है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। ये घराना वराउल वरा है। लब पे है तज़किरे पंजतन के, फूल महके है मेरे चमन के। फूल महके है मेरे चमन के। ऐसा उनके करम ने नवाजा, ऐसा उनके करम ने नवाजा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रमज़ान और हम, लेकिन आज हम बात करते हैं, जब रमज़ान के रोज़ों का जिक्र होता है उसमें बहुत सी गलतियाँ भी हो जाती हैं, कोताहियाँ भी हो जाती हैं, और इसीलिए अल्लाह ताला ने फितराने का भी एक सबब रखा कि फितराने के ज़रिए फिर हम अपनी वजह जो भी कोताही अगर हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, तो अल्लाह उसे माफ़ करे। और फिर जब ईद की नमाज़ का हम जिक्र करते हैं, इज्तिमाई नमाज का हम जिक्र करते हैं, उसकी एक अपनी एक रौनक होती है, जिस तरह सब जाते हैं सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने। तो आज इस सेगमेंट में उसी पर बात करेंगे। एग्जैक्टली, ज़रा बात करेंगे कि ईद की नमाज वाजिब है और उसके बाद उसकी फजीलत कितनी है, और ईद के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, किन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, किस तरह से हम वो तरह रमज़ान से जब हम हटना शुरू कर देते हैं, फिर रमज़ान गया तो उसके बाद ईद पर खुली छुट्टी हो जाती है। क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब पे बात करेंगे। हमारे साथ है मजहबी स्कॉलर राजा ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। राजा साहब, सबसे पहले ईद की नमाज से शुरू करते हैं। ईद की नमाज मर्दों पर वाजिब है, और अगर कोई नहीं पढ़ता तो इसका कितना गुनाह है? अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये कि
जनरल ओपिनियन ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मर्दों को तो लाजमी पढ़नी चाहिए और ख़वातीन को भी कोशिश करनी चाहिए कि उसमें ज़रूर शिरकत करें, ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे ख़वातीन का अरेंजमेंट हुआ होता है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को इतना इसमें इनकरेज किया कि आपने कहा कि जो ख़वातीन अपने मखसूस अयाम में भी गुजरी होती हैं वो भी ज़रूर कम अज़ कम दुआ का हिस्सा ज़रूर बने, यानी वो नमाज बेशक ना पढ़ें लेकिन कम अज़ कम जब दुआ इज्तिमाई होगी तो असल में ये एक कम्यूनल सेलिब्रेशन है। आप समझ लें कि रमज़ान के महीने में हम लोग हर सुबह जो है उठते थे, सहरी करते थे, अपने आप को रोज़े की हालत में रखते थे, और ईद की जो नमाज है यानी छोटी ईद के अंदर उसमें हुक्म यह है कि आप नमाज पे निकलने से पहले कुछ खा कर जाएं, मीठा खा कर जाएं, खजूर खा कर जाएं, कुछ और मिठाई खा लें अगर आपका मूड हो रहा है, इसलिए घर में शीर-खुरमे बनते हैं, बिल्कुल, तो सुबह वो थोड़ा सा खा के जाएं ताकि आपको पता हो कि आज रोज़ा नहीं है, आज हम लोगों ने इंशाल्लाह सेलिब्रेट करना है, और उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो, यानी मर्द ख़वातीन बच्चे सब उसमें जाएँ उस बड़ी इज्तिमाई, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी कांग्रेगेशन होती है ना, यानी जिस तरह एक आपकी जुमे की नमाज होती है, चलो वो एक कांग्रेगेशन है, लेकिन ईद की नमाज जो है इसीलिए इस पर भी इनकरेज किया गया कि वो ईदगाह में पढ़ी जाए। यानी आमतौर पर आपने देखा होगा कि मसाजिद से बाहर निकल के जो बड़े खुले मैदान होते हैं उसमें एहतमाम किया जाता है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो उसमें यानी उसके अंदर ऑक्यूपाई जो है ना किए जा सकें। तो ये एक पूरा उसका मामला है, हम लोग चाहते हैं कि उसको एक सेलिब्रेशन के तौर पर लें, और ईद का पूरा दिन ही आप समझ लें कि एक सेलिब्रेशन है, और बस उसमें सिर्फ ये एहतियात करनी चाहिए कि हम लोग वो जो है ना सेलिब्रेशन में हद से तजावुज़ ना कर दें, जो आपने माशाल्लाह रमज़ान के अंदर इबादत की हैं, ये ना हो कि उनको आप उड़ाना शुरू कर दें। और अब ज़रा फितराने पर भी ज़रूर बात कीजिएगा, उसकी अहमियत कितनी है? अच्छा, फितराना जो है ये जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया था, ये बेसिकली आप समझ लें कि हमारे रमज़ान के रोज़ों में जो कोई कमी कोताही रह गई हो उसका कफ़ारा समझ लें, उसकी एक एक्सपिएशन समझ लें आप, कि हम इसलिए उसको जो है ना अदा करते हैं। ये हर उस शख्स ने अदा करना होता है जो कि उस दिन का खाना अपने लिए रखता है, यानी जो ज़कात देने की जो मामलात है वो तो डिफरेंट है, उसमें आपके पास सोना और चांदी की इतनी मकदार होनी चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन जो ज़कातुल फ़ितर है या जिसको सदक़तुल फ़ितर या फितराना कहते हैं, ये बेसिकली हर उस बंदे पर है जो कि यानी उस दिन की खुराक अपने पास रखते हैं और अपने घर वालों के लिए, यानी कि प्रिटी मच सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। और आपने करना ये होता है कि आपने अपने घर में हर फ़र्द के बिहाफ पर आपने एक अमाउंट निकालना होता है। वो अमाउंट कितना होता है, वो आपने ईद की नमाज से पहले देना होता है, और वो होता है जितना एक सा जो है एक अमाउंट था, एक बर्तन था, समझें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सा ऑफ आप कह लें गंदम का हो जाए या जौ का हो जाए या किशमिश हो जाए, खजूर हो जाए, उतनी क्वांटिटी आपने जो है वो यानी हर बंदे ने अपने हिसाब से देनी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली में आप घर के हेड ऑफ द हाउस होल्ड हैं, तो आपके घर में जैसे 5 अफराद हैं और वो पाँचों आप पे डिपेंडेंट है, तो आप उन पाँचों के बिहाफ पर अपने हिसाब को यानी अपने आप को इंक्लूड करते हुए उनके बिहाफ पर आप जो है वो ईद से पहले ये देंगे। उसकी वजह ये है कि ईद के दिन कोई भी भूखा ना हो, ईद के दिन हर बंदे के पास कुछ खाने के लिए हो। तो वैसे जो हमारी हुकूमत है वो आमतौर पे रेट वगैरह उसका लगा देती है कि पर हेड फितराना जो है वो जिस तरह अभी वो बता रहे हैं कि तकरीबन 320 रुपये है, अगर आप गंदम के अतबार से लगाएं, अगर आप उसको थोड़ा जौ के अतबार से कर लें तो वो तकरीबन 480 रुपये पर हेड हो जाता है। तो रफली राउंड अबाउट इतने अमाउंट का होता है। या वैसे तो बेस्ट तरीका जो है वो तो ये है कि आप एक्चुअल आटा लेकर किसी को दे दें, अच्छा, एक्चुअल खजूर लेकर किसी को दे दें, जो भी आपकी इस्तात है, यानी आप चाहे आटा दे दें, चावल दे दें, जो भी उस इलाके की स्टेपल डाइट होती है वो दी जा सकती है। स्पेसिफिक अमाउंट ही होती है या आप ज्यादा भी दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ता, भी दे सकते तो सवाब भी मिलता है। यानी एक सा जो है ना वो बेसिकली अगर आप कहें तो वो रफली 2.5 किलोज बनता है। यानी आप आटे के एतबार से भी दे सकते हैं, आप किशमिश के एतबार से भी दे सकते हैं। ऐसा एक तो बहुत शुक्रिया, पूरे रमज़ान आपने हमारा साथ दिया, बहुत कुछ हमने आपसे सीखा, हमारे नाजरीन ने सीखा, वो चाहे इस्लामी तारीख के हीरोज़ हों, विलन्स हों, बहुत से इस्लामी मौज़ूआत। अब जाते जाते ईद के मौके पर पैगाम क्या है आपका देखने वालों के लिए? ईद के लिए पैगाम ये है कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद की एक सुन्नत ये है कि इसको सेलिब्रेशन बनाएं। ख़ास तौर पे हमारे अक्सर यहाँ पे लोग जो हैं जब उनसे मैं पूछता हूँ कि आपने ईद पे क्या किया तो कहते हैं हमने तो जी सो के गुजार लिए। तो ऐसा ना करें खुदारा, बाकी पूरी दुनिया में लोग जो हैं अपने अपने त्योहारों को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट इट विद डिग्निटी एंड अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें, बच्चों को इन्वॉल्व करें। खासतौर पे जो अब्बा जान सुन रहे हैं उनसे कहूँगा कि आप डे ऑफ ना लें, आज बच्चों के साथ खेलें, खूब हंगामा करें और इन्जॉय करें, हैव अ गुड टाइम। एंड इंशाल्लाह ये हमारी एक सेलिब्रेशन है, हमारी ईद है, तो इसको अच्छे तरीके से गुजारा जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे आज। और इसी के साथ आज की ट्रांसमिशन से इतना ही, बल्कि रमज़ान की आखिरी नशरियात से इतना ही। और इस पैगाम के साथ आज हम क्लोजिंग करेंगे कि रमज़ान तो गुजरा, अल्लाह से बड़ी इबादत दुआएं जो भी कि अल्लाह कबूल फरमाए। उसके साथ साथ जो ईद का त्यौहार आ रहा है, यानी कल से हम ईद मनाएंगे, हमारे ईद के शोज़ भी आप देखेंगे, लेकिन पैगाम क्या है हमारा कि बहुत सादगी के साथ आपने ईद गुजारनी है। बड़ा ख्याल रखना है उन तमाम लोगों का, क्योंकि जब हम कहते हैं ना ख्याल रखना है
तो उसमें आपकी फैमिली आती है। फैमिली कौन है? ये पूरा पाकिस्तान हमारा घर है, तो पूरे पाकिस्तान में रहने वाले हमारी फैमिली है। इसमें जो कमज़ोर है उनका ज़्यादा से ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। एग्जैक्टली, अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखना है कि आज के दिन सब खुशियाँ मना रहे हो। अगर कोई खुशी नहीं मना रहा, अगर वो खुशी से महरूम है, तो आप उसको खुशियाँ दें, कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक जितना किसी के घर भेजें, अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। जी, यही पैगाम है आज का। बिल्कुल सही है। अल्लाह हाफ़िज़।